हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू द माय चैनल GONH प्रो। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतिभागी परीक्षाओं में आने वाले भूगोल से संबंधित प्रश्नों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा नेट JRF के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर कराया जाएगा, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी प्रश्नों के सॉल्यूशन की श्रृंखला जारी है। इसमें पहला प्रश्न है, बिना समय गवाए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, महासागरीय धाराओं मतलब सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, आपको मैच कराना है। तो इसका इंग्लिश ऊपर है, इंग्लिश आप देख लीजिए, हिंदी में हम सॉल्व कराते हैं। पहला उपयोग है, दूसरी तरफ है आपका उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप। उपयोग में आपका है महासागरीय धाराओं एवं स्थायी हवाओं का पवनों का वितरण, गेहूं एवं चुकंदर का वितरण, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, प्राकृतिक रबड़ एवं चावल का विश्व वितरण। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका ये आपके उपयोग हैं। इसके अलावा जो आपका उसके उपयोग को फुलफिल करने वाले जो मानचित्र प्रक्षेप हैं उसके बारे में जानकारी है। तो महासागरीय धाराओं स्थायी पवनों के वितरण के लिए आप मर्केटर प्रक्षेप का प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा गेहूं चुकंदर के वितरण के लिए आप मालवीय प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को दिखाने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 मानक अक्षांशीय शंक्वाकार प्रक्षेप प्रयोग करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रबड़ चावल के विश्व वितरण के लिए समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल जानकारी और है, जैसे प्राकृतिक रबड़ एवं चावल के विश्व वितरण के लिए समक्षेत्र बेलनाकार। और अगर इस तरह से पूछ दे कि शीतोष्णकटिबंधीय फसलों के लिए, यहीं पे अगर इससे रिलेटेड शीतोष्णकटिबंधीय फसलों जैसे कि आपका गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं शो करने के लिए, तो गॉल प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रक्षेप? गॉल प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के ऋतु मानचित्र के लिए, भारत के ऋतु मानचित्र या मौसम मानचित्र के लिए हम मर्केटर प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारत के ऋतु मानचित्र के लिए मर्केटर प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि ऋतु मानचित्र में, भारत के ऋतु मानचित्र में कौन सी लाइन या क्या नहीं दिखाया जाता है, तो तापमान नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, आइसोथर्म्स नहीं दिखाए जाते हैं, तापमान समताप रेखाओं को नहीं दिखाया जाता है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन से रिलेटेड बनते हैं, जैसे कि भारत का जनसंख्या वितरण किससे दिखाया जाता है, तो वो बोन प्रक्षेप से दिखाया जाता है। भारत का जनसंख्या वितरण बोन प्रक्षेप से दिखाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्थलाकृतिक प्रक्षेप, जो मुख्य चीज़ें वो बता देते हैं आपको। जैसे स्थलाकृतिक प्रक्षेप होता है, जैसे टोपोग्राफिकल मैप जो बनते हैं वो आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप के द्वारा बनते हैं, जो कि आपके एक तरह से बहुशंकु प्रक्षेप का ही संशोधित रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए। भारत के ऋतु मानचित्र मर्केटर प्रोजेक्शन पे बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या जो मानचित्र है, भारत का जनसंख्या मानचित्र जो बोन प्रक्षेप पे बनता है। स्थलाकृतिक मानचित्र जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पे बनते हैं। इसके अलावा ये जो प्राकृतिक रबड़ चावल का विश्व वितरण वो समक्षेत्र बेलनाकार पर है। और यह अगर शीतोष्णकटिबंधीय जो फसलों का गेहूँ, चना, मटर इत्यादि का रहेगा तो आपके गाल प्रक्षेप पे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर मैच दी कॉलम्स है। मैच दी कॉलम में आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं और उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ध्यान से, रिन्यूएबल का मतलब उसको फिर से रिन्यू किया जा सके, फिर से उसको जो ओरिजिनल पोजीशन उसकी फिर से लाई जा सके। ठीक है, तो जैसे, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, रिसाइकिलेबल जिसको पुनः चक्रण किया जा सकता है, यूनिक्विटी इसका मतलब एक जगह पे पाया जाने वाला। तो इस तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा, रिन्यू किया जाता है किसको? सॉइल को। ठीक फ्रेंड्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका आ जाएगा थोरियम। एक बार यूज़ हो गया, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक बार यूज हो जाता है, दोबारा नहीं हो जाता है। रिसाइक्लेबल में आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक मेटल है जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम के बर्तन आप बेचते हैं, ठीक है, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, क्योंकि वो रिसाइकिल किया जा सकता है, इसलिए उसको वो लेता है व्यापारी।
इसके अलावा यूनिक्विटीज़ है जो आपकी क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट एक तरह से आपके एल्युमिनियम का ही अयस्क है जो कि बहुत ही गिने चुने स्थानों पर पाया जाता है, एकल स्थानों पर ही इसकी उपलब्धि होती है। जैसे ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में क्रायोलाइट पाया जाता है जो कि एल्युमिनियम का ही एक अयस्क है। इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि व्यवसायों के आधार पर, ठीक है, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है आपका कूट दिया गया है, इन कूटों को आपको पहचानना सही है गलत है। पहला आपका वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण प्राथमिक व्यवसाय है, जबकि निर्वाहक मत्स्य ग्रहण द्वितीयक व्यवसाय है। लकड़ी काटना, फर्नीचर बनाना दोनों द्वितीयक व्यवसाय है। परिवहन और प्रतिरक्षा दोनों तृतीयक व्यवसाय है। बैंकिंग तृतीयक व्यवसाय है, जबकि प्रबंधन चतुर्थक व्यवसाय है। तो पहला आपका है वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण प्राथमिक व्यवसाय, जबकि निर्वाहक मत्स्य ग्रहण द्वितीयक व्यवसाय है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो फिशिंग होती है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता ही है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसमें दिया है द्वितीयक व्यवसाय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पहला गलत। दूसरा दिया लकड़ी काटना और फर्नीचर बनाना। देखिए, लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय है, जबकि फर्नीचर बनाना उससे द्वितीयक व्यवसाय है, जबकि इसमें दिया है दोनों द्वितीयक व्यवसाय, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा आपका परिवहन और प्रतिरक्षा दोनों तृतीयक व्यवसाय, दोनों तृतीयक व्यवसाय हैं, ये करेक्ट है आपका। बैंकिंग तृतीयक व्यवसाय, जबकि प्रबंधन चतुर्थक, ये भी सही है आपका। तो 3 और 4 आपका सही है, यहाँ चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ तीसरा दिया नहीं है, तो यहाँ 3 और आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 3 और 4 इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, ये जीके का प्रश्न है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, हिंदी में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके। विकासशील देशों के निर्यात आयात व्यापार की वार्षिक वृद्धि दर 1% है, जबकि विकसित देशों की 7% से अधिक। दूसरा है आपका विश्व के कुल निर्यात व्यापार में विकासशील देशों का योगदान लगभग 32% है, जबकि विकसित देशों का 64% से अधिक। तीसरा आपका सिंगापुर और मलेशिया कुल निर्यात आयात व्यापार उसके सकल घरेलू उत्पाद का 100% है। चौथा है आपका अधिकांश विकसित देशों का व्यापार संतुलन उसके अनुकूल है, जबकि विकासशील देशों का प्रतिकूल है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप पहले देखिए, तो पहला ऑप्शन आपका है विकासशील देशों के निर्यात आयात व्यापार की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 1% है, जबकि विकसित देशों की 7% से अधिक। ये आपका सही है पहला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सोर्स आपका टाइम मैगजीन ने दिया था। अब उसके बाद दूसरा है विश्व के कुल निर्यात व्यापार में विकासशील देशों का योगदान लगभग 32% है, जबकि विकसित देशों का योगदान 64% से अधिक। ठीक फ्रेंड्स, इसको रोकते हैं, अभी एलिमिनेशन प्रोसेस लगाते हैं। सिंगापुर और मलेशिया कुल निर्यात आयात व्यापार उसके सकल घरेलू उत्पादन का 100% है। चौथा देखते हैं अधिकांश विकसित देशों का व्यापार संतुलन उसके अनुकूल है, जबकि विकासशील देशों का प्रतिकूल। ऐसी बात नहीं है, विकासशील देशों का भी वो अपने व्यापार संतुलन को काफ़ी बढ़ा रहे हैं और विकसित देशों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। मतलब चौथा गलत हो गया, तो चौथा गलत हो गया तो आपका 4 ये दोनों कैंसिल हो गया, दूसरा तीसरा तो ख़त्म। अब पहला और चौथा यानी 1, 2, 3, इसमें आपका पहला सही है और दूसरा भी आपका गलत है। ठीक है, दूसरा भी रॉन्ग है, तो दूसरा भी आपका गलत हो गया, तो यानी कि आपका केवल आंसर आपका सही हो जाएगा केवल 1, यानी पहला ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लेम कर सकते हैं, उसको संशोधन किया जाएगा। बाकी अपनी तरफ से हम 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके व्यापारिक संगठन प्रखंड हैं विश्व के, ठीक है, और उनके सदस्य देश हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, इसको मैच कराना है आपका। तो देखिए यहाँ ध्यान से, पहला ऑप्शन है आपका लाफ्टा, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है नाफ्टा, तीसरा है साफ्टा, चौथा इफ्टा, ये सब व्यापारिक प्रखंड हैं। ये लाफ्टा का मतलब है लैटिन अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, तो लैटिन अमेरिका है यानी कि साउथ अमेरिका के देश आएंगे। ठीक है,
साउथ अमेरिका के देशों में आपके मिडिल अमेरिका को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो लाफ्टा में आपके लैटिन अमेरिका में कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए आपका आ जाएगा ब्राज़ील और अर्जेंटीना, यानी पहले का दूसरा ऑप्शन है। नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, कनाडा और यूएसए। इसके अलावा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये आपका हो जाएगा सी। साउथ एशिया में कौन कौन से आ जाएंगे, बांग्लादेश और भारत। और इफ्टा यूरो फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें आ जाएंगे आपके स्वीडन और स्विट्जरलैंड। तो इस तरह से फ्रेंड 2 3 4 1 2 3 4 1 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में एडिशनल जानकारी जान लीजिए। जो लाफ्टा है, लाफ्टा का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1961 में हुआ था, ठीक है। और इसमें 11 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इनका मुख्यालय जो है वो मॉन्टवीडियो है, उरुग्वे की राजधानी। मॉन्टवीडियो उरुग्वे की राजधानी है। नाफ्टा जो है आपका नॉर्थ अमेरिका वाला, ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो सदस्य देश हैं वो 3 हैं, ठीक है, जैसे कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। अगला है आपका साफ्टा यानी साउथ एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है ये 2006 में, ठीक है फ्रेंड्स। 2006 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पुराना है ये सॉरी पुराना कैसे, नया है। और इसमें 8 सदस्य हैं, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका इफ्टा, EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो इसमें आपका स्वीडन और स्विट्जरलैंड है, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। और इसमें 4 सदस्य देश हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो मुख्यालय है EFTA का, इफ्टा का, वो जिनेवा में है। और साउथ एशिया का जो है वो आपका काठमांडू में है, जो सार्क देश का जहाँ पे है मुख्यालय। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जानकारियों को आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी वीडियो में वो कवर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द कॉलम्स है आपका 56। ये प्रतिपादक हैं और कारखाना औषधि सिद्धांत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रतिपादक में आपके हैं एलन प्रेड हैं, वाल्टर इजार्ड हैं, फेटर हैं, अल्फ्रेड वेबर है। तो एलन प्रेड का यहाँ पे दिया है, देखिए 56 क्वेश्चन है, इसमें मैच द कॉलम्स करना है आपका। तो एलन प्रेड, जैसा कि हम जानते हैं, इनका बिहेवियरल मैट्रिक्स यानी कि व्यवहार परक जो आपका मैट्रिक्स है वो फेमस है, और व्यवहार परक सिद्धांत भी इनका फेमस है। तो एलन प्रेड महोदय का ये 1960 के दशक में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, व्यवहार परक सिद्धांत, ठीक फ्रेंड्स। दूसरा है आपका वाल्टर इजार्ड का। वाल्टर इजार्ड महोदय का है स्थानीयकरण त्रिभुज सिद्धांत, ठीक है। कहीं कहीं स्थानीयकरण त्रिभुज सिद्धांत आपके वेबर महोदय का भी देता है, लेकिन यहाँ पे जब वेबर का, जब उससे ज़्यादा परफेक्ट आपका न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत आइसोडोपेन दिया है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा मैच कराएंगे। और इनका भी है स्थानीयकरण त्रिभुज सिद्धांत इजार्ड महोदय का भी। इसके अलावा फेटर का है बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, ठीक फ्रेंड्स। तो ये इसको आप समझ गए होंगे कि जो आपके वेबर महोदय थे 1909 में आपका दिए थे न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरह से ये मैच द कॉलम्स में क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एलन प्रेड का व्यवहार परक, इजार्ड का स्थानीयकरण त्रिभुज सिद्धांत, फेटर का बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, अल्फ्रेड वेबर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका पर्वत निर्माणकारी जो आपके क्रम है, घटनाओं के क्रम, उनका सही जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको, सीक्वेंस को सही करना है। तो सबसे पहले आपका क्रम आता है चर्नियन यानी प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, फिर कैलिडोनियन, फिर हर्सिनियन, फिर अल्पाइन, यानी चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, घाटी के निम्नलिखित में से किस भाग में नदी के गुम्फित जलमार्ग से होकर प्रवाहित होने की संभावना है? तो तरुणावस्था के तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में, गिरिपात क्षेत्रों में जहां तलछट के विशाल टुकड़ों के निक्षेपित होने की संभावना है, मुहाने के निकट जहां नदी का वेग काफ़ी कम हो जाता है, शीर्ष क्षेत्र के निकट। तो इसमें देखिए तरुणावस्था के तीव्र ढाल में नदी गायब नहीं होती, ये गलत है। गिरिपात क्षेत्रों में जहाँ तलछट के विशाल टुकड़े निक्षेपित, जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, जैसे ये पहाड़ी है, इसके जो बड़े बड़े बोल्डर्स जहाँ पे होते हैं, जिसको जलोढ़ पंख कहते हैं, इसमें से जब नदी प्रवाहित होती है तो ये गुम्फित हो जाती है, गायब हो जाती है बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच में, और इसी पे लोग खड़े होके फ़ोटो शूट करते हैं, ठीक है, और नदी नीचे से निकल रही होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में नदी गुम्फित हो जाती है, ठीक है, मतलब उन बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे से बहती है। तो इस तरह से आपका दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, गिरिपात क्षेत्रों में जहाँ तलछट के विशाल टुकड़ों के निक्षेपित होने की संभावना है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स तीसरा, महासागरों में ताप प्रवणता परत का मुख्य विलक्षण क्या है? ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका थर्मोक्लाइन लेयर जो कि आपके 500 से 1000 मीटर के बीच में होती है, ठीक है, जहाँ पे ये एक तरह से ट्रांजिशन जोन होता है आपका, ठीक है, जो कि एपीपेलेजिक और डीप वाटर के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है। जैसे एपीपेलेजिक का वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है आपका, मान लीजिए 13 डिग्री सेल्सियस अगर ले लेते हैं सरफेस पे, तो नीचे डीप वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो इनके बीच में जो आपका हो जाता है वो होता है थर्मोक्लाइन लेयर, ठीक है, जहाँ की तापमान आपका ट्रांजिशन जोन के बीच रहता है, बहुत तेज़ी से आपका घटता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेज़ी से गिरता है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सागरी जल के लवणों की मात्रा का सही घटता क्रम है, मतलब सागरी जल में जो भी लवण पाए जाते हैं उनका जो घटता क्रम है, तो सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका जो है वो हो जाएगा पहला, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है, फिर कैल्शियम सल्फेट है, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, मानचित्र में महानगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या वितरण को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आरेखीय विधि है। जैसा कि ये सारी विधियाँ स्टैंडिगियर आयतनी विधि, स्टिल्जनबोअर क्षेत्रीय विधि, समगाम रेखा तथा बहुबिंदु विधि, आइसोप्लेथ और मल्टीपल डॉट मेथड, और समानुपाती वृत्त एवं बिंदु विधि यानी प्रोपोर्शनल सर्किल एंड डॉट मेथड, ये सारी विधियाँ जो आपके हैं ग्रामीण और महानगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए होती हैं। लेकिन अगर एक उपयुक्त आरेखीय विधि देखा जाए तो स्टैंडिगियर आयतनी विधि सबसे परफेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपके ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु से दिखाते हैं, ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु से दिखाते हैं और नगरीय जनसंख्या को गोले से दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं स्टैंडिगियर विधि, ठीक है, आयतनी विधि, गोला से आयतन। और स्टिल्जनबोअर विधि क्या होता है, इसमें ग्रामीण को तो बिंदु से दिखाते हैं लेकिन नगरीय जनसंख्या को वृत्त से दिखाते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये स्टिल्जनबोअर विधि जो है वो क्षेत्रीय है, ठीक है, वृत्त और गोला, वृत्त और बिंदु, और ये आयतनी है तो गोला और गोले का आयतन निकालते हैं, तो गोला और बिंदु। तो स्टैंडिगियर आयतनी मेथड ये याद रखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एपिरोजेनेटिक मूवमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा एक प्रक्रम महादेशी संचलन नहीं? अवतलन, उत्थान, भूस्खलन, निमज्जन। देखिए ध्यान से, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट इसमें आपका अवतलन है, सब्सिडेंस, ठीक है, आपका उत्थान भी है, अपलिफ्टमेंट भी है, निमज्जन भी है, ठीक है, यानी आपका सब्सिडेंस, अपलिफ्टमेंट, सबमर्जेंस, इमर्जेंस, ठीक है, सब्सिडेंस, अपलिफ्टमेंट जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं उनके बीच में होता है, सबमर्जेंस, इमर्जेंस एक कॉन्टिनेंटल हो एक महासागरीय प्लेट हो उन दोनों के बीच में होता है, ठीक फ्रेंड्स। जबकि लैंडस्लाइड जो आपका ये मास मूवमेंट है, जैसे कोई पहाड़ी है, बलित पर्वत है
और यहाँ पे मान लीजिए पहाड़ी है और यहाँ पे मान लीजिए लिक्विड आ गया, रेनफॉल हो गई किस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये हैवी मास में यहाँ पे एक स्पेस बन गया है। स्पेस बनने के बाद ये जो मलबा होता है ये ग्रेविटी के थ्रू नीचे चला आता है, जिसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो ये लैंडस्लाइड एक तरह से मास मूवमेंट है, तो यहाँ पे ये महादेशी संचलन नहीं है, इसका आंसर भूस्खलन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपका दे रहा है कि आपको 63 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनाच्छादन प्रक्रमों को क्रमानुसार लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें अपर्दन है, निक्षेपण है, अपक्षय है, परिवहन है। तो सबसे पहली बात देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको सीक्वेंस में बताना है कि ACB DB CD A CD AB CA DB। तो इसका जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है, सपोज दैट कोई पहाड़ी है आपका, तो इसका सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर से इसका क्या होता है, वेदरिंग होता है, ठीक है, टूट के यहाँ नीचे गिरती है, ठीक। फिर इसमें परिवहन के जो प्रक्रम होते हैं वो कार्य करते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है परिवहन के साथ तो हो जाता है अपर्दन, ठीक है। फिर जब अपर्दन धीरे धीरे अपने वृद्धावस्था में आता है तो वहाँ पे निक्षेपण हो जाता है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, अपक्षय, परिवहन, अपर्दन, निक्षेपण, यानी अपक्षय यानी कि तीसरा, अपक्षय, परिवहन CDAB यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहीं आपको लगे कि वीडियो फास्ट चल रहा है तो वहाँ पे आप पॉज करके फिर से बैक कर लीजिए, उसको फिर से समझ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच, ठीक है। 63 का आप देखते हैं, भूसन्नति सिद्धांत कोबर का है, ये सही है। जियोसिंक्लाइन थियरी कोबर की है। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थियरी जोली की है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर का है। तो इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी तो आपके वेगनर की है, करेक्ट है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है, ये भी करेक्ट है। इसके अलावा महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली का है और जोली का है रेडियो सक्रियता सिद्धांत, इसलिए ये वाला गलत है। भूसन्नति सिद्धांत तो कोबर का है, ठीक है। इसलिए जो पूछा है उसके हिसाब से ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाया लेक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ग्रेट स्लेव, वान लेक, लापनोर लेक, गोहाना लेक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो ग्रेट स्लेव है ये आपके कनाडा में है, ये आपकी प्लाया लेक नहीं है, ठीक है। लेक वान जो आपकी है, ठीक, ये आपके तुर्की में है, ये भी प्लाया लेक नहीं है। प्लाया लेक मतलब जो मैंने आपको बाल्सन बताया था, ठीक है, बाल्सन जो नमकीन पार्ट जो बच जाता है उस तरह की लेक, जो एक तरह से समझिए कि वो सूख चुकी है, ठीक है, तो उसको प्लाया लेक बोला जाता है। तो लेक नापनूर ये चाइना की है, चाइना में पाया जाता है तारिंग बेसिन के पास, ठीक है। ये एक तरह की प्लाया लेक है आपकी, ठीक है। इसके अलावा गोहाना लेक जो आपके हरियाणा की है, ये भी आपके हरियाणा सोनीपत के पास पाई जाती है, ये भी आपकी प्लाया लेक नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेक नापनूर आपका प्लाया लेक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बर्ड फ्लू डेल्टा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो बर्ड फ्लू डेल्टा आपके मिसिसिपी डेल्टा को कहा जाता है, बाकी नाइजर डेल्टा, राइन डेल्टा, वांगहो डेल्टा अलग अलग प्रकार के डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो पंजाकार डेल्टा का उदाहरण क्या है, मिसिसिपी डेल्टा ही पंजाकार पक्षियों के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये मिसिसिपी नदी कहाँ बहती है, आपकी यूएसए में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका राइन जर्मनी में, वांगहो आपके चाइना में और नाइजर आपका अफ्रीका में बहती है, नाइजर देश में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन फ्रेंड्स 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ कास्ट टोपोग्राफी, यानी कौन सा कास्ट असलाकृति का निक्षेपणात्मक स्थल रूप है, ठीक है। तो देखिए आपका ट्रेवर्टाइन, युवाला, सिंकिंग क्रीक, डोलाइन, ठीक है। तो युवाला और सिंकिंग क्रीक और डोलाइन ये तीनों क्या है, आपके अपर्दनात्मक स्थल रूप है और ट्रेवर्टाइन जो है वो आपका निक्षेपणात्मक स्थल रूप है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेवर्टाइन करेक्ट आंसर है।
ये काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपणात्मक स्थलारूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राई कांटर इज एसोसिएटेड विथ। ड्राई कांटर जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, संबंधित है? काष्ठ से नहीं है, ठीक है, काष्ठ स्थलाकृति नहीं है, हिमानी स्थलाकृति नहीं है, शुष्क स्थलाकृति है ये। ठीक है, ड्राई कांटर जो है आपका शुष्क स्थलाकृति है, तटीय स्थलाकृति भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क स्थलाकृति, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रीजनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियल टोपोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा हिमानी स्थलाकृति का अपरदनात्मक भूरूप नहीं है। तो अपरदनात्मक भूरूप नहीं है तो कौन सा? नूनाटक आपका, जो बीच में द्वीप होते हैं, ठीक है, बीच बीच में जो ग्लेशियर्स के बीच में बर्फीले क्षेत्रों में द्वीप पाए जाते हैं, नूनाटक बोलते हैं। अरेत या तीछड़कटक इसको बोलते हैं। रासमुटाने भेड़पीठ सैल है। ठीक है, ये तीनों आपकी ग्लेशियल टोपोग्राफी हैं। और केन जो है आपकी, ये ग्लेशियो फ्लूवियल टोपोग्राफी है, मतलब ये ग्लेशियर्स और वाटर इन दोनों की हेल्प से बनते हैं, जिसमें आपके 4 स्थलाकृतियाँ आती हैं, एस्कर, केन, केटिल, हमक। ठीक है, तो ये 4 स्थलाकृतियाँ जो हैं आपकी ग्लेशियो फ्लूवियल हैं, यानी कि हिम प्लस मतलब आपका फ्लोइंग वाटर, इन दोनों की वजह से आपका केम बनता है। ठीक है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह अपरदनात्मक भूरूप, हिमालय स्थलाकृति का अपरदनात्मक भूरूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच, जिसमें आपको बताना है फ्लूवियल, लेवीज, ग्लेशियल, हॉर्न, कास्ट, डोमेसाइल, कोस्टल, बार्स। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, पढ़ लिया करिए क्वेश्चन, हमेशा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, झट से हमको आता है, पहला ये ऑप्शन रहता है, मैच रहता है तो हमको लगता है कि सही है, पहले ऑप्शन करेक्ट करके चल देते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि इसमें कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच, फ्लूवियल लेवीज है, ठीक है, नदी से बनी स्थलाकृति है, निक्षेपणात्मक लेवीज, प्राकृतिक तटबंध। ठीक, सेकंड आपका ग्लेशियर, हॉर्न है, ये भी सही है। कास्ट डोमेसाइल, ठीक है, ये गलत है, कास्ट स्थलाकृति नहीं है, ये आपकी एरिड स्थलाकृति है। ठीक है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कोस्टल उसका बार तो होता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको बताना है, अ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून इज नोन एज सीफ। असर्शन कह रहा है कि एक अनुदैर्ध्य स्तूप सीप के नाम से जाना जाता है, और रीजन दे रहा है कि सीप इज ऑफ क्रेसेंट शेप। ठीक है, सीप की आकृति अर्धचंद्राकार है। ठीक, अब बोल रहा है कि अर्धचंद्राकार है सीप, इसलिए अनुदैर्ध्य स्तूप सीप के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, जबकि दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, देखिए जो क्वेश्चन जितने समय लायक है उतना ही दिया जाता है, बाकी आपको और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? तो ये याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, चूँकि जो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है वहाँ पे हमेशा वर्षा होती रहती है, हाई टेम्परेचर बना रहता है, लो प्रेशर उसके यहाँ बना रहता है, जिसकी वजह लो प्रेशर जोन बनने की वजह से हमेशा उसमें बारिश होती रहती है, तो जो वार्षिक तापांतर है वो न्यूनतम रह जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको एकदम लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण तापमान का पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, मतलब जो सन का रेडिएशन होता है, सन का जो सनलाइट आपकी इंसोलेशन होती है, वो उसके वितरण को कौन कौन इसमें प्रभावित करता है? तो अक्षांशीय स्थिति ये जरूर प्रभावित करती है, क्योंकि हाई लैटीट्यूड पे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कम टेम्परेचर पहुँचता है, लो लैटीट्यूड पे जो है वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। अगला आपका दिन की अवधि, दिन की अवधि आपके इंसोलेशन के वितरण को प्रभावित नहीं करती है। इसके अलावा वायुमंडलीय दबाव और समुद्र तल से ऊंचाई दोनों प्रभावित करते हैं, तो दिन की अवधि नहीं करती, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दिन की अवधि इसको प्रभावित नहीं करती। अगला आपका, वायुदाब पेटियों का भूमध्य रेखा से ध्रुवों
तक सही क्रम में लगाना है आपको। तो जरूरी सी बात है आपका भूमध्य रेखा, उसके बाद उपोष्ण उच्च जो 30 से 35 वाले हैं, अश्वत्थांश, उसके बाद उपध्रुवी न्यून। मतलब पहले यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे लो टेम्परेचर, हाई, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर पोल पे हाई प्रेशर, यही सीक्वेंस चलता है, लो हाई लो हाई। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा जो है आपका 0 डिग्री वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखीय न्यून। उसके बाद उपोष्ण उच्च, फिर उपध्रुवीय न्यून, फिर आपका ध्रुवीय उच्च, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखीय न्यून, उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय न्यून, उसके बाद ध्रुवीय उच्च। तो इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति होती है। तो पछुआ हवाओं की हवाएं कहाँ ज़्यादा चलेंगी, जहाँ उसको बैरियर कम मिलेगा, जेन्युइन सी बात है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके लैंडस्केप ज़्यादा हैं साउदर्न हेमिस्फीयर की अपेक्षा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में पछुआ हवाएं काफ़ी तेज़ गति से चलेंगी। तो कहाँ इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों पर। महाद्वीपों तो चलेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पर बैरियर्स ढेर सारे हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर इनको अलग अलग नाम से जाना भी जाता है। ठीक है, प्रचंड 50, चिकती 60, गरजता 40, यानी ठीक है 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर अलग अलग नामों से इन पछुआ हवाओं को जाना जाता है। चिकती 60, प्रचंड 50, ठीक है, गरजता 40, इस तरह से जाना जाता है। चूँकि वहाँ पे लैंड फीचर्स कम है साउदर्न हेमिस्फीयर में, लैंड फीचर्स कम है, जिसकी वजह से हमारे बहुत तेज़ी से ब्लो करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीटी वायुराशियों का स्रोत कौन सा अक्षांशीय प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्र क्वेश्चन है, सीटी वायुराशियों का स्रोत कौन सा अक्षांशीय प्रदेश है। तो इसमें आपका बताया जा रहा है जो कॉन्टिनेंटल, ये आपका जो है, ठीक है, सीटी, ठीक, ये आपका ट्रॉपिकल है, ठीक, कॉन्टिनेंटल है, मतलब आपके महाद्वीपों पर ट्रॉपिकल। तो ये जो अक्षांशीय प्रदेश है ये काफ़ी शुष्क वायुराशि है। शुष्क वायुराशि के होने की वजह से ये ऐसी जगहों पे इनको मतलब देखा जा सकता है, इनकी उपस्थिति, जहाँ पे अत्यधिक आपके मरुस्थल पाए जाते हैं। तो 15 से 35 डिग्री कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है। तो 15 से 35 डिग्री जहाँ पे आपके मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर, ठीक है, उनमें सीटी वायुराशियाँ पाई जाती हैं। याद रखिएगा, सीटी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला है आपका विषुवत-रेखीय प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक होता है। ये तो सही है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि विषुवत-रेखीय प्रदेशों में हमेशा वर्षा होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर के वहाँ पे घुमड़ के वर्षा करती हैं। ऊपर से सामान्य वर्षा तो होती ही है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश कम वर्षा वाले होते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पे पहुँचते चाहे वो मानसूनी वर्षा हो चाहे चक्रवाती, उनके जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कम वर्षा हो पाती है। अगला है आपका ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। तो ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। आप अगर ये देख लीजिए, अफ्रीका, यहाँ पे कनारी करंट है, जबकि हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे ठंडी महाधाराएं चलती हैं, ठंडी सागरीय धाराएं चलती हैं, वहाँ पर आपके जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो मरुस्थलीय रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जलवायु जो है मतलब एकदम शुष्क कर देती है, जिसकी वजह से वर्षा नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब तीसरा आपका कथन सही है। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग। और पृथ्वी भाग में वायु के ऊपर उठना प्रादेशिक जलवर्षा वितरण को प्रभावित करने का प्रमुख कारण है, ये भी सही है आपका। तो मतलब तीसरा आंसर आपका करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द मेन बेसिस ऑफ थानथवेट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट वर। तो जो थानथवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण के मुख्य आधार को क्या क्या बनाया था, एक वर्षा प्रभाविता था, ठीक है, वर्षा प्रभाविता था, मासिक वर्षण नहीं था, तापीय दक्षता था, औसत मासिक तापमान नहीं था, यानी कि आपका ए और सी ऑप्शन आपका सही जगह तीसरा। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद संशोधन इन्होंने कब किया था, 1948 में, ठीक है, थानथवेट ने।
और 32 उप जलवायु प्रदेशों को बांटा गया था। 1948 में जब उन्होंने संशोधन किया था तो 32 प्रकार के जलवायु प्रदेशों को बताया था इन्होंने विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच इज़ नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से इन्वर्जन जो टेम्परेचर का इन्वर्जन है उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। शीत ऋतु एवं शांत एवं साफ आकाश ये है। धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना ये नहीं है। जब आकाश साफ हो तथा प्रतिचक्रवादी दिशाएं हो सही है। जब धरातल बर्फ और हिम से ढका हो सही। ये आप जान लीजिए, तापी प्रतिलोपन का मतलब होता है जो ताप नॉर्मल लैप्स रेट होती है जो कि आपके 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है तापमान ऊपर जाने पर, यानी कि 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका घटता है। ठीक है, यहाँ पे घटने की बात ये होती है तापमान ह्रास दर, और जब तापमान प्रतिलोमन की बात होगी तो नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे तापमान आपका बढ़ेगा। यानी धरातली सरफेस जो सरफेस है उसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और वो ठंडा कब रहेगा? जब पहली सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन और चौथी सिचुएशन रहेगी तब आपका तापमान प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि तापमान प्रतिलोमन की दुर्दशा नहीं है। अगला है आपका टेलीग्राफ प्लेट्यू इज लोकेटेड इन। टेलीग्राफ प्लेट्यू जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप देखें तो एस आकार में आपका है जो अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन में यहाँ पे आपका टेलीग्राफी पठार है टी, और ये आपका विविल टॉमसन कटक है। ठीक, और नीचे आपका ये वाल्विस कटक, यहाँ पे वाल्विस कटक है। ये तीनों हमेशा पूछता रहता है। तो टेलीग्राफ पठार यहाँ पे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में, यानी उत्तरी अंध महासागर टेलीग्राफी पठार है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स एल्यूशियन ट्रेंच इज लोकेटेड Aleutian Trench is located in Eastern Indian Ocean, Southern Pacific Ocean, North Pacific Ocean, Western Indian Ocean। तो Aleutian Trench जो आपकी है इधर आपका अलास्का है, इधर आपका ये अलास्का है। ठीक है, और इधर आपका एल्यूशियन द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, और इधर आपके डेविस का वो पार्ट है। ठीक है, तो ये जो एल्यूशियन द्वीप है यहाँ अलास्का एल्यूशियन के बीच में एल्यूशियन खाई है। ठीक है, जो कि इनके कंजर्व होने से, मतलब इनके कन्वर्ज होने से बनी है आपकी एल्यूशियन खाई, जो आपके पैसिफिक प्रशांत महासागर में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में आपका ये है। नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट सैलिनिटी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फाउंड बिटवीन। ये सर्वाधिक जो लवणता है, ठीक है, सर्वाधिक सैलिनिटी जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। वो कितने से कितने अक्षांशों के बीच पाई जाती है? आपकी 20 से 40 डिग्री। ठीक है, 20 से 40 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में पाई जाती हैं। ठीक है, और कितनी पाई जाती हैं? साउदर्न में कम पाई जाती हैं, नॉर्दर्न में चूँकि लवणता ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो, और 20 से 40 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच में ये लवणता ज़्यादा पाई जाती है साउदर्न हेमिस्फीयर की अपेक्षा। ठीक है, और ये लवणता होती है लगभग 36 प्रति हज़ार। ठीक है, 36% तो इसको नहीं बोलते, प्रति हज़ार बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका परसेंटेज, ये लवणता का साइन होता है। ये 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागरीय संसाधन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सागरीय संसाधन नहीं है? क्वेश्चन दिया है आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मोनाजाइट, अभ्रक। इसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अभ्रक ये तीनों सागरीय संसाधन है। मोनाजाइट आपका सागरीय संसाधन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु प्रोपाउंडेड द स्टेशनरी वेव थियरी ऑन द ओरिजिन ऑफ टाइड्स, यानी कि ज्वार भाटा उत्पत्ति संबंधी स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन आपके हैरिस महोदय ने 1904, ठीक है, 1904 में किया था स्थैतिक तरंग सिद्धांत।
और इसका मतलब प्रयोग उन्होंने कब किया, जब प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 में आपके जब हैवेल महोदय ने दिया था, विलियम हैवेल महोदय ने, ठीक है, प्रगामी तरंग सिद्धांत, उसके विरोध में इन्होंने ज्वारभाटा की उत्पत्ति का एक अलग सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उसमें स्थिरता होती है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत 1904 में उन्होंने दिया था हैरिस महोदय ने, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, R.A. हैरिस, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है 85 क्वेश्चंस, इसमें मैच द कॉलम्स हैं। अगुल्हास करंट आपके हिंद महासागर, अगुल्हास करंट, हम्बोल्ट करंट, क्यूरोशियो करंट, बेंगुला करंट। तो अगुल्हास करंट देखिए आपका कहाँ पे चलती है, अगुल्हास करंट आपके इंडियन ओशन में चलती है, ठीक है, तो ये साउथ इंडियन ओशन में, अगुल्हास करंट आपकी साउथ इंडियन ओशन में चलती है, गर्म होती है। हम्बोल्ट करंट आपकी कहाँ चलती है, हम्बोल्ट करंट आपकी चलती है साउथ पैसिफिक ओशन में, ये ठंडी होती है। क्यूरियोसियो करंट आपकी चलती है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में, ये गर्म होती है। बेंगुला करंट आपकी चलती है साउथ अटलांटिक ओशन में, ये ठंडी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगुल्हास करंट साउथ 1 4 यानी 1 4, क्यूरोशिया आपका है 1 4 3 2, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगुल्हास कौन सी धारा है आपकी, गर्म है, हम्बोल्ट ठंडी है, क्यूरोशियो गर्म है, बेंगुला ठंडी है। नेक्स्ट है आपका, ये हिंदी है इसका, एमंग ओशन डिपॉजिट्स ग्लोबिजेरिना ऊज इज अ इनऑर्गेनिक डिपॉजिट, ऑर्गेनिक डिपॉजिट, सी शोर डिपॉजिट, टेरेजिनस डिपॉजिट। तो टेरेजिनस डिपॉजिट तो है नहीं, सागर तटीय निक्षेप है नहीं, जैविक निक्षेप है, क्योंकि ये ऊज होते हैं, इसमें जीवों के, मोलस्क जीवों के, ठीक है, कण होते हैं, चाहे वो कैल्शियम युक्त होते हैं, चाहे वो चूना युक्त होते हैं। तो ये जैविक निक्षेप होता है, जो कि अत्यधिक गहराई में पाया जाता है, पैलेजिक निक्षेप होता है ये, ठीक है। इस तरह से आपका ग्लोबिजेरिना जो है ये एक तरह से चूना प्रधान है, ठीक है। ग्लोबिजेरिना और टेरोपाडो ये दोनों आपके चूना प्रधान हैं। इसके अलावा रेडियोलेरियन और डायटम ये दोनों सिलिका प्रधान ऊज हैं, ठीक है, जो कि आपके पैलेजिक निक्षेप होते हैं, गहरे महासागरीय अगाध सागरीय मैदानों में पाए जाते हैं ये, ठीक है, और जैविक निक्षेप होते हैं क्योंकि इसमें मोलस्क जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटॉल्स एग्जिस्ट इन इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। तो सबसे ज़्यादा एटॉल्स पाए जाते हैं आपके कहाँ, सबसे ज़्यादा एटॉल्स पाए जाते हैं आपके पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में, ठीक है, चूँकि द्वीपों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, और तरह तरह के मैदानी भाग भी पाए जाते हैं, तो उनकी जगहों पे, हर जगह पे ये अपने एटॉल्स जो होते हैं ये मतलब एक तरह से जो ये घरौदा अपना बनाते हैं, जो पॉलीयुक्त जीव होते हैं वो अपना घरौदा बनाते हैं, ठीक है, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में पढ़ते हैं 88, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड के आधार पर कीजिए। तटीय प्रवाल वित्तियाँ स्थल की सीमा से सटी होती हैं, ये कूट का है, इसको आपको पहचानना है। तो तटीय प्रवाल वित्तियाँ स्थल की सीमा से सटी होती हैं, सही है। नेक्स्ट है आपका, अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ स्थल से लैगून द्वारा पृथक होती हैं, ये भी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में स्थित है, ये क्वींसलैंड के पूर्व में स्थित है, सॉरी ये क्वींसलैंड के पूर्व में स्थित है, न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में नहीं। न्यू साउथ वेल्स तो आपका साउथ ईस्ट होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये जो पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का ये जो पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यू साउथ वेल्स है और यहाँ पे क्वींसलैंड है और यहाँ से ये ग्रेट बैरियर रीफ है, तो इसके पूर्व में स्थित है, न कि न्यू साउथ वेल्स के। तो ये सी आपका गलत हो जाएगा। एटाल एक मुद्रिका आकार का द्वीप होता है, ये सही है, ठीक है। इस तरह से आपका ए बी डी आपका सही है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, ठीक है। कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, ये तीनों देखिए जैव भू रासायनिक चक्र है। लेकिन आपका अपर्दन चक्र ये जियोग्राफिकल साइकिल है, ठीक है, जियोमॉर्फिक साइकिल है, ये आपका बायोकेमिकल साइकिल नहीं है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, घास क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास पिरामिड होता है, सीधा, खड़ा, आधा चौड़ा, उल्टा, क्षैतिजी, समांतर। यहाँ ध्यान देखिए, घासें
सरफेस पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इनका रेंज बहुत ज़्यादा है। इन पे निवास करने वाले टिड्डों की संख्या उनसे कम है, ठीक है। टिड्डों से मेढक की संख्या कम है, मेढक से बाज की संख्या कम है, ठीक है। इस तरह से ये पिरामिड कहाँ जा रहा है, सीधा जा रहा है, और आधार इसका क्या हो रहा है, चौड़ा है, ठीक है, चूँकि घास पूरे सरफेस पे हर जगह पाई जाती है। इस तरह से सीधा, खड़ा और आधार चौड़ा पिरामिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। तो हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेजर्ट में तो होगा नहीं। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन्स, ये सही है, ग्रासलैंड होगा नहीं। ग्रासलैंड भी होते हैं लेकिन कम होते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन की अपेक्षा, और स्नो कवर में तो एकदम कम ही होता है। इस तरह से दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इनमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा एक देश विश्व का बृहद जैव विविधता क्षेत्र नहीं है। तो देखिए तटीय क्षेत्रों में जैव विविधताएँ ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे मैक्सिको हो गया, ठीक है, मैक्सिको हो गया आपका, यहाँ पे है जैव विविधता। टर्की में कम है, मेडागास्कर में ज़्यादा है, ब्राज़ील में ज़्यादा है। तो टर्की एक ऐसा देश है जहाँ पे आपकी जैव विविधता अपेक्षाकृत इन सब के कम है, ठीक है, इसलिए टर्की आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। निम्न में से कौन सा जैव विविधता क्षेत्र का तपस्थल नहीं है। तो सुंडालैंड आपके इंडिया का ही है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मध्य चिली आपका है ही हॉटस्पॉट, साइबेरिया आपका नहीं है हॉटस्पॉट अब तक, ठीक है। जबकि हम आपको बता दें कि कुल मिला के अब तक 36 हॉटस्पॉट्स, ठीक है, अब तक आपके 36 हॉटस्पॉट मिले हैं पूरे विश्व में, 4 आपके भारत में हैं, ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए एक सुंडालैंड है, ठीक है, एक आपका वेस्टर्न घाट है, एक आपका ईस्टर्न हिमालय है, एक इंडो बर्मा रीजन है, ठीक है। ये 4 आपके हैं तपस्थल हॉटस्पॉट इंडिया के, और कुल मिला के 36 हॉटस्पॉट हैं आपके पूरे विश्व में, और इसका आंसर हो जाएगा आपका साइबेरिया। नेक्स्ट है आपका 94 क्वेश्चन पादपीय उद्यान पादपों के लिए तथा प्राणी विज्ञान उद्यान जानवरों के लिए किस प्रकार के जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण हैं। तो बहिस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय एकीकृत तंत्र, कानूनी तंत्र, एक्स सीटू, इन सीटू, इंटीग्रेटेड और लेजिस्लेटिव। देखिए एक सीटू इन सीटू क्या होता है, जो जैव प्रणाली जहाँ की है उसको वहीं पर अगर संरक्षित किया जाता है तो वो इन सीटू होता है, और जो प्रजाति या जो भी एक तरह से जो जीन जो उनका डीएनए है उसको अलग से कहीं दूसरी जगह ले जाके उनको फिर से ग्रो किया जाता है, उनका वहाँ पर उत्पादन किया जाता है, जो प्रजाति चाहे फ्लोरा हो चाहे फाउना, उसको बोलते हैं एक्स सीटू। तो एक तरह से ये जूलॉजिकल पार्क और बॉटेनिकल गार्डन दोनों आर्टिफिशियल हैं, यहाँ पे ला के उनके जीन्स को, उनके डीएनए को अलग से फिर से वहाँ पे जीनोटाइप करके अलग अलग उनके जीनों का संरक्षण किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स सीटू, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहिर्स्थानीय संरक्षण हो जाएगा, ये जो आपके बॉटेनिकल गार्डन है और जूलॉजिकल गार्डन है, ठीक, ये बहिर्स्थानीय संरक्षण है। जो कि स्वस्थानीय संरक्षण में आपका जो अभ्यारण्य होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क होते हैं, जो नेशनल पार्क जो होते हैं, वो सब आपके स्वस्थानीय हैं, वो वहाँ के हैं, वहीं उनको घेर दिया गया है, ठीक है, वहीं अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, वहीं पर अपना सब कुछ करते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है अलग से, मतलब जो बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं इसमें अलग से ला के उनको संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जियोलॉजिकल इन्वायरमेंटल हैजार्ड, ठीक है। ये आपका देखिए लैंडस्लाइड आपका, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटी। लैंडस्लाइड भी आपका इन्वायरमेंटल, जियोलॉजिकल इन्वायरमेंटल है, अर्थक्वेक भी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी भी है। जबकि ड्रॉट आपका क्या है, ड्रॉट आपका क्लाइमेटोलॉजिकल हैजार्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा एक भूगर्भीय पर्यावरण आपदा नहीं है, ठीक है, ये उसी की हिंदी है। नेक्स्ट है आपका हु यूज द वर्ड फिजिकल ज्योग्राफी फॉर जनरल ज्योग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि फिजिकल ज्योग्राफी को जनरल ज्योग्राफी यानी सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, ऐसा किसने कहा था? हमबोल्ट महोदय ने कहा था। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसका वर्णन इन्होंने किस में किया है? कॉस्मॉस में। कॉस्मॉस में इन्होंने बताया है कि भौतिक भूगोल ही सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, ऐसा उन्होंने कॉस्मॉस में वर्णन किया है हमबोल्ट महोदय ने। नेक्स्ट आपका है द ऑथर ऑफ द बुक जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स। ठीक, जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स जो बुक है वो आपकी हार्वे की है नहीं, सोजा की है नहीं, स्टुडर्ट की है नहीं, आर.जे. जॉनस्टन की है। ये बुक किसकी है? आर.जे. जॉनस्टन की, जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स। ठीक है, ये इन्होंने 1979 में ये बुक पब्लिश हुई थी। ठीक है, जॉनस्टन की। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका हु इंट्रोड्यूस द बिहेवियरल मैट्रिक्स। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था बिहेवियरल ज्योग्राफी, एलन प्रेड महोदय ने। ठीक है, एलन प्रेड महोदय ने 1960 के दशक में, ठीक है, इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल द मेजर नेचुरल रीजन्स। तो मेजर नेचुरल, जहाँ पे आपकी नेचुरल रीजन्स की बात आती है, हर्बर्टसन महोदय का नाम धड़ल्ले से आप लोग यूज करिए, क्योंकि नेचुरल रीजन्स उनका बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, ये एक तरह से हर्बर्टसन ब्रिटिश महोदय, ब्रिटिश जियोग्राफर थे, और 1905 में द मेजर नेचुरल रीजन्स को प्रतिपादित किया था, मतलब संकलित किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मैच द कॉलम्स हैं, जिसमें जियोग्राफर्स हैं, उनकी आर्टिकल्स हैं। एच बैरोज हैं, ठीक है, हंटिंगटन है, अर्नोल्ड गुयार्ट हैं, चोर्ले हैगेट हैं। राइट साइड में आपका है सिविलाइजेशन क्लाइमेट, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एज ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोलॉजी, द अर्थ एंड मैन। ठीक है, हिंदी में आते हैं तो हिंदी में आपका है एच बैरोज, एच बैरोज। ठीक है, ये आपके यूएस के जियोग्राफर हैं। ठीक है, इनकी बुक है ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, 1923 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ई हंटिंगटन एस बर्थ। हंटिंगटन, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, हंटिंगटन भी आपको पता होगा, यूएस के हैं। ठीक है, और ये इनकी जो बुक आई थी वो 1915 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका अर्नोल्ड गुयार्ट। अर्नोल्ड गुयार्ट भी आपके अमेरिकन जियोग्राफर हैं। ठीक है, जियोलॉजिस्ट है बेसिकली। ठीक, और इनकी जो बुक है वो आपकी है द अर्थ एंड मैन। ठीक है, ये आई थी 1849 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1849 में आपकी अर्नोल्ड गुयार्ट की आई थी। और हैगेट और चोर्ले जो कि आपके ब्रिटिश हैं, इन्होंने 1970 में मॉडल्स इन ज्योग्राफी दिया था, 1970 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये एच बैरोज की आपकी जियोलॉजी एज ह्यूमन इकोलॉजी, हंटिंगटन की सिविलाइजेशन क्लाइमेट, अर्नोल्ड गुयार्ट की अर्थ एंड मैन, और हैगेट और चोर्ले की मॉडल इन ज्योग्राफी, यानी आपका आ जाएगा ये 3142 पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है आपका, देख लेते हैं। Which one of the following geographer is not associated with the concept of possibilism? ठीक है, इसमें आपका पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड नहीं है। हालांकि चारों लोग आपके फेब्रे, डिमांजिया, डिमोलिन्स और ब्लिंचार्ड, ये चार लोग फ्रांस से ही हैं, और आपके प्रोबेबिलिज्म में पॉसिबिलिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, तो वो थे डिमोलिन्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका डिमोलिन्स, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। डिमोलिन्स महोदय आपके संभवात से संबंधित नहीं है, बाकी फेब्रे, डिमांजिया और ब्लिंचार्ड, ये तीन लोग संभवात की संकल्पना से पूर्णतः संबंधित है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपकी कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन था। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पूरा 100% सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इससे संबंधित और भी अगर आपको समझ में आता है कि और भी वीडियोस बनाई जाए, तो उसको सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ध्यान से देखने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद आपका। जय हिंद।